जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे, अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता हम आरपीएफ की तैयारी करें और आज हमारा आरपीएफ का मॉडल पेपर 14 दोस्तों। इससे पहले मैंने आपके लिए 65 क्लासेस कवर कराई हैं जीके जीएस की। जिसने नहीं देखा है वो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस क्लास के अंदर दोस्तों। आज को आप बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपको अंत तक बने रहना दोस्तों। अगर जीके जीएस में 50 में से 50 करना चाहते हो तो ये क्लास आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीके जीएस में 50 में से 50 करना चाहते हो तो ये क्लास आप लोगों के लिए ये दोस्तों, ठीक है। अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। बिना देरी कर हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों, कल हमने दोस्तों मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। आप लोगों ने किस किस ने सही किया होमवर्क के क्वेश्चन, ये कल का हमारा होमवर्क था। डेली होमवर्क मिलता आपको, ठीक है। मछलीपट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? विशाखापट्टनम, हजीरा बंदरगाह, भावनगर बंदरगाह। बताइए जल्दी से इनके किस किस ने जवाब दिए कमेंट सेक्शन में। मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम बताइए। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश का है, विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश का, हजीरा बंदरगाह महाराष्ट्र का, भावनगर बंदरगाह गुजरात का, ठीक है। ये कल के होमवर्क थे, ठीक है। अब हमारी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 296 टोक्यो किस नदी के किनारे बसा है? बताइए, ये टोक्यो शहर किस नदी के किनारे बसा है? इरावती, अकरावा, डार्लिंग या सीन? कौन सी नदी है दोस्तों जहां पर ये टोक्यो शहर बसा हुआ है? सभी स्टूडेंट इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है दोस्तों, ठीक है। बताइए। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, अकरावा नदी। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अकरावा नदी दोस्तों, ठीक है। इरावती पे दोस्तों रंगून शहर बसा हुआ है, रंगून शहर दोस्तों, ध्यान रखना। इरावती पे दोस्तों रंगून शहर बसा हुआ है दोस्तों, ठीक है। सीन नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ दोस्तों? फ्रांस। कौन सा शहर बसा हुआ दोस्तों? फ्रांस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि फ्रांस किस नदी के किनारे बसा हुआ, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो डार्लिंग नदी है इस पे दोस्तों सिडनी शहर बसा हुआ, सिडनी, ठीक है। ये ध्यान रखना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 297। निम्न में से बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है दोस्तों? बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय या मणिपुर? दोस्तों अंत तक बने रहना। होमवर्क के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। डेली होमवर्क मिलता है और डेली आप लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। बताइए वो बांग्लादेश के साथ वो कौन सा राज्य ऐसा है भारत का जो बिल्कुल सीमा साझा नहीं करता है? बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों मणिपुर ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ ये भी करता है, ये भी करता है और ये भी करता है, ठीक है। लेकिन ये मणिपुर नहीं करता है। ये तो बता दिया कि मणिपुर बांग्लादेश के साथ साझा सीमा नहीं करता है, लेकिन मणिपुर किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो आप लोग टिक करेंगे म्यांमार दोस्तों, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, म्यांमार के साथ ये सीमा साझा कर सकता है। और त्रिपुरा दोस्तों आप सभी को पता है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। एग्जाम में पूछा जाता है बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 298 सभी स्टूडेंट बताएंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दास वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बलबन ने, रजिया सुल्तान ने, ऐबक ने या इल्तुतमिश ने? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही जवाब। बताइए सभी स्टूडेंट्स। आप लोग डेली क्लासेस देखा करें, डेली ये क्लास 8 PM पर अपलोड हो जाती है। आप लोग अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। अंत तक आप लोग बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। सभी स्टूडेंट जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दास वंश, चाहे इसको दास वंश कह लो, चाहे इसको गुलाम वंश कह लो, गुलाम वंश, चाहे इसको ममलुक वंश कह लो, यानी कि ममलुक डायनेस्टी कह लो, गुलाम वंश, ठीक है। इसका फाउंडर कौन है, इसका संस्थापक कौन है? तो वो ऐबक दोस्तों। कौन है इसका संस्थापक? ऐबक है। ये कब से कब दोस्तों 1206 में गद्दी पर बैठा था और 1210 तक इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। आप सभी को पता है चौगान खेल खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। ये किसका गुलाम था दोस्तों? मोहम्मद गजनवी का गुलाम था। और इसका गुलाम कौन था दोस्तों? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ध्यान रखना दोस्तों, इसने ही कुतुब मीनार निर्माण का कार्य शुरू करवाया, जिसको पूरा इल्तुतमिश ने किया दोस्तों। इसी को गुब्बद कला का जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। गुबंद कला का जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसका दरबारी कवि हसन निजामी है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 299। इनमें से कौन भारत के युवा राष्ट्रपति थे? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या नीलम संजीव रेड्डी? क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया जाता है दोस्तों। आप लोग यहाँ पर आपके जो भी डाउट हुआ करें क्वेश्चन से रिलेटेड, आप लोग जरूर यहाँ पे ड्रॉप किया करें, आपके रिप्लाई मिल जाया करेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्लास को अंत तक वॉच करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट
कंटेंट लेके आऊँ आप लोगों के लिए। डेली क्लासेस चलती है 8 PM पर आप लोगों के लिए क्लास अपलोड हो जाती है, ठीक है, आप लोग देख लिया करें, ठीक है। तो यहां से आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। युवा राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे बताइए, राजेंद्र प्रसाद के उपनाम क्या है? कोई बताएगा? इन्हीं को दोस्तों देश रत्न कहा जाता है, देश रत्न, इन्हीं को देश रत्न कहा जाता है। और इन्हीं को दोस्तों और क्या कहा जाता है बताइए? एक तो देश रत्न और अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु इनको किसने कहा? कोई कमेंट करके बताएगा? इनको जो अजात शत्रु की उपाधि दी है वो किसने दी है? कोई कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 300, फिलीपींस देश की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? दिरहम, रियाल, येन या पीसो? कमेंट करके बताएंगे। फिलीपींस देश की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? दिरहम, रियाल, येन या पीसो? दोस्तों मुद्रा को इंग्लिश में बोलते हैं करेंसी, ठीक है। आपको फिलीपींस कंट्री की करेंसी को बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग पीसो टिक करेंगे दोस्तों, पीसो। ये तो इसकी क्या होगी? करेंसी हो गई। अगर मैं इसकी राजधानी पूछ लूँ, आप लोग मुझे कैपिटल बताइए फिलीपींस की, तो आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। आप लोग जल्दी से एक बार इसकी कमेंट करते हैं दोस्तों, राजधानी क्या है फिलीपींस की? सभी साथी बताएंगे। इसकी राजधानी दोस्तों मनीला है दोस्तों। क्या है? मनीला है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मनीला। और मनीला से दोस्तों आपको शायद याद आया होगा दोस्तों, चावल अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर स्थित है। मनीला में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। चावल अनुसंधान केंद्र यहीं पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलीपींस देश की राजधानी क्या है? मनीला दोस्तों। आप लोग ध्यान से समझेंगे दोस्तों, ठीक है। दिरहम दोस्तों ये किसकी कैपिटल है दोस्तों? दिरहम किसकी मुद्रा है दोस्तों? दिरहम किसकी मुद्रा है दोस्तों? यूएई की मुद्रा है दोस्तों, ठीक है। रियाल किस देश की मुद्रा है दोस्तों? रियाल दोस्तों सऊदी अरब की है दोस्तों। यहाँ पर जगह के मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। रियाल सऊदी अरब की। और जो ये येन है ना, ये येन, ये किस देश की है दोस्तों? ये यहाँ पे लिखा जाए तो ठीक है, जापान की है। ये किसकी मुद्रा है? जापान की है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 301, धौली गंगा और अलकनंदा निम्न में से किस प्रयाग से बनती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग या रुद्र प्रयाग? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। धौली गंगा और अलकनंदा निम्न में से किस प्रयाग से बनती है? सभी स्टूडेंट का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, बताइए सभी स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल विष्णु प्रयाग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 302 जवाब देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 75? बताइए दोस्तों। 352 सही जवाब जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 352 में दोस्तों मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 74 में क्या है दोस्तों? बताइए। मंत्री परिषद है। अनुच्छेद 74 में क्या है? मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद। अनुच्छेद 74 में क्या है साथियों? मंत्री परिषद है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब सी जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 303 का जवाब देंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या रेटिनॉल? कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या रेटिनॉल? दोस्तों ये दोस्तों विटामिन वाला टॉपिक है ना, ये आप लोग अच्छे से लर्न करके जाना, अच्छे से रट कर जाना, क्योंकि आपको किसी के भी रासायनिक नाम पूछ ले जाएंगे और उनसे उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी बीमारी होती है, वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से रट कर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। तो हम विटामिन ई की बात करें गुरुजी, तो इसका केमिकल नाम है टेकोफेरॉल। क्या है साथियों? टेकोफेरॉल इसका क्या है? केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। अगर कैल्सीफेरॉल की बात करें तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है, विटामिन डी। ये किसका रासायनिक नाम है? ये विटामिन डी का केमिकल नेम है। विटामिन डी का ये क्या है? केमिकल नेम है, ठीक है। विटामिन डी इज द केमिकल नेम ऑफ कैल्सीफेरॉल, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है विटामिन सी। विटामिन सी इसका आप टिक करेंगे, विटामिन सी का, ठीक है। विटामिन सी इज द केमिकल नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड एंड रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से कौन सी, विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी रोग होता है दोस्तों? कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। क्या बीमारी होती है? रतौंधी बीमारी होती है दोस्तों, ध्यान रखना,
ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, ध्यान रखना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 304। अंत तक बने रहना, बहुत ही अच्छे से आपका रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। सिडबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताएं। हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे सिडबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अगर सिडबी के मुख्यालय की बात करें कुछ तो यूपी की कैपिटल लखनऊ में स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है, लखनऊ में है दोस्तों। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा था, लखनऊ में ही दोस्तों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ध्यान रखना। लखनऊ के अंदर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा जाता है। अगर हम इसकी सिडबी की दोस्तों मुख्यालय सिडबी की स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती, 2 अप्रैल 1990 में, 2 अप्रैल 1990 इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 305। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या गुजरात। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता, महाराष्ट्र की पुणे, गुजरात की गांधीनगर, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको पूछे विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों बंगाल में दोस्तों। कहां पर स्थित है, बंगाल में दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल की, 1905 में दोस्तों। ये दोस्तों सफेद संगमरमर का दोस्तों, सफेद संगमरमर किसका बना हुआ है, सफेद संगमरमर का, सफेद संगमरमर का ये बना हुआ है, सफेद संगमरमर का ये बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 306। राष्ट्रपति अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है। जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो कितने दिन तक प्रभावशाली रहता है, 1 साल, 2 महीने, 6 महीने, राष्ट्रपति के इसे रद्द करने तक, बताइए। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी क्यों करते हैं और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, बताइए। अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद, अगर आपको अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 123। राष्ट्रपति जी 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। लेकिन ये क्यों करते हैं दोस्तों, ये इनको करने की नौबत क्यों आती है, क्योंकि दोस्तों जब दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों में से कोई एक कार्य ढंग से नहीं करता, तब राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं 6 सप्ताह के लिए दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 अनुच्छेद के अंदर है और ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा राष्ट्रपति के अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है, तो इनका जो अध्यादेश है दोस्तों वो आप ध्यान रखेंगे 6 महीने तक प्रभावित रहता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 307 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। निम्न में से एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी, चिल्का, वूलर, सांबल, पुलिकट। मैं आपको पूछना चाहता हूं विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, विश्व की गहरी झील बताइए, विश्व की गहरी झील बताइए, विश्व की गहरी झील बताइए, ठीक है। एक तो ये आपको देना कमेंट बॉक्स इसका जवाब, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि विश्व की लवणता वाली झील कौन सी है, विश्व की लवणता वाली झील, लवणता वाली झील, विश्व की लवणता वाली झील कौन सी है, आपको ये इनके जवाब देना है, ठीक है। तब तक मैं आपको इसका सही जवाब टिक करता हूँ। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी, वूलर झील है दोस्तों। कौन सी है साथियों, वूलर झील। ये वूलर झील कहाँ पर स्थित है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चिल्का झील आप सभी को पता है, बात की खारे पानी की झील है, सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील जो ओडिशा में है। सांबर झील दोस्तों, अगर देखो आपको क्वेश्चन पहले में इनके, पुलिकट झील दोस्तों आप बताइए कहां पर है, पुलिकट झील कहां पर है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चन किए हैं विश्व की सबसे गहरी झील, तो आप टिक करेंगे कौन सी, बेकाल झील दोस्तों। बेकाल झील गहरी झील है विश्व की, बेकाल झील, बेकाल झील। और लवणता वाली झील पूछे तो आपको टिक करना है वॉन झील, वॉन झील जो तुर्की में है दोस्तों, वॉन झील, ठीक है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन करता हूं, देखो अगर आपको विश्व की लवणता वाली झील पूछे तो आपको टिक करना वॉन झील, अगर भारत की सबसे लवणता वाली झील पूछे तो आपको टिक करना राजस्थान की सांबर झील दोस्तों, सॉल्टी वाटर लेक, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 308। हम हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छूने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए क्लास आपके लिए डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अंत तक बने रहा करें और कमेंट में जवाब दिया करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इनमें से वो कौन सा बैंक ऐसा है जो भारत में तो स्थित है लेकिन वो विदेशी बैंक है, बताइए, बताइए। इंडस एंड बैंक लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड, डीसीबी बैंक लिमिटेड या सोनाली बैंक लिमिटेड, बताइए।
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वो कौन सा बैंक है जो भारत में तो स्थित है लेकिन वो विदेशी बैंक है? बताइए सभी स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल गुरुजी आप ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो, सोनाली बैंक लिमिटेड। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही जवाब जाएगा। ये तो बता दिया कि सोनाली बैंक लिमिटेड है, लेकिन ये किस देश का बैंक है दोस्तों? ध्यान रखेंगे ये बांग्लादेश का बैंक है दोस्तों, बांग्लादेश। बांग्लादेश का है, बांग्लादेश, ठीक है, ध्यान रखना बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 309। आप सभी को पता बांग्लादेश हमारी भारत से अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी बनाता है, कितनी? 4096 की, ठीक है, ध्यान रखना। भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, गणगौर उत्सव, हेमिस फेस्टिवल या फिर पतंग महोत्सव? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों क्या होने वाला है इसका सही जवाब। भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो गुरुजी आप लोग सी ऑप्शन को लॉक कर दो जी, गुरु सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में है ये। कहां पर मनाया जाता है? लद्दाख में दोस्तों, लद्दाख में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने ऑप्शन में लिखे ताकि मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकूं। नागालैंड का है दोस्तों, कहाँ का है? नागालैंड का, रट लेना इसको अच्छे से, ठीक है। गणगौर उत्सव आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। पतंग महोत्सव दोस्तों गुजरात में मनाया जाता है, गुजरात में, गुजरात। पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल भी गुजरात में ही है दोस्तों, गुजरात। हाथी महोत्सव भी गुजरात में, मरीन महोत्सव भी गुजरात में ही है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब आपको लोग मुझे कमेंट करके बताइए गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। क्वेश्चन नंबर 310, निम्न में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? वो कौन सा मानव रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड, पीलिया, खसरा या हेपेटाइट ए? बताइए बताइए दोस्तों, वो कौन सा रोग है, वो कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड, पीलिया, खसरा, हेपेटाइटिस ए? बताइए। तो बिल्कुल गुरुजी आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दें, टाइफाइड बीमारी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों के लिए सटीक ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 311, 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था दोस्तों? लक्ष्मण सिंह, ग्रहवर्मन, महिपाल या शशांक? ये दोस्तों वही बख्तियार खिलजी है दोस्तों, इस बख्तियार खिलजी है जिसने दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया था दोस्तों। नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट किया। अभी दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी वापस से निर्माण कार्य हो रही है, तो ये चर्चा में रही है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं इनको रट लेना आप लोग, करंट अफेयर से बन सकते हैं, ठीक है। नष्ट किया गया, इसी ने नष्ट किया, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, बख्तियार खिलजी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? लक्ष्मण सिंह, ग्रहवर्मन, महिपाल या शशांक? दोस्तों ये शशांक बंगाल का राजा था, गोंड प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखना, बंगाल में शशांक। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब क्या जाएगा, कमेंट करें। तो बिल्कुल लक्ष्मण सिंह है दोस्तों। वो कौन सा राजा जिसको पराजित किया साथियों? लक्ष्मण सिंह है। किस किसने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है? जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया उनका आंसर बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 312, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? दीपा कर्माकर, बजरंग पुनिया, मैरी कॉम या जीतू राय? सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे कि वो कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति है जो कुश्तीबाजी से संबंधित है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताएं साथियों। ये क्लास डेली 8 PM पर आती है आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। और डेली आपको होमवर्क मिलता है दोस्तों। मैंने आपके सामने कल के होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस किए, मैंने आपको सभी के आंसर बता दिए हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने कल का टॉपिक था हमारा हजीरा, वो बंदरगाह से टॉपिक था दोस्तों, जिसके क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। हर एक क्लास पे मैं इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रखता हूं जो होमवर्क के लिए रखता हूं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग यहां पर क्या ऑप्शन टिक करेंगे बताइए? बजरंग पुनिया को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ये किस राज्य से है? हरियाणा राज्य का है दोस्तों। भारत में हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं, हरियाणा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हरियाणा राज्य से इनका संबंध है, हरियाणा, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 313, निम्न में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया है? बताइए, ताजमहल, लाल किला, मयूर सिंहासन या पंचमहल? बताइए क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों?
दोस्तों आप सभी को ये ध्यान आ रहा होगा दोस्तों, मयूर सिंहासन, इसका आंसर तो मैं आपके टिक कर दूँ पंचमहल है, ठीक है। फिर इसकी मैं कहानी बताऊंगा दोस्तों मयूर सिंहासन की। पंचमहल दोस्तों ये किसने बनवाया दोस्तों, देखो ताजमहल, लाल किला और सिंहासन, ये तीनों के तीनों दोस्तों किसके भाई, शाहजहां ने बनवाए, शाहजहां के, ठीक है। पंचमहल दोस्तों अकबर का, अकबर ने बनवाया, अकबर। पंचमहल किसने बनवाया साथियों, अकबर ने। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, पंचमहल के निर्माणकर्ता कौन है, अकबर ने बनवाया दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको मयूर सिंहासन के बारे में बताता हूँ दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि मयूर सिंहासन को कौन लेके गया था, ठीक है। तो आप सभी ने देखा होगा कि मयूर सिंहासन वो किसने बनाया, शाहजहां ने बनवाया। लेकिन जब बात आती है दोस्तों नादिर शाह की, नादिर शाह क्या करता है, दिल्ली पर आक्रमण करता है 1739 में। ध्यान से सुनना, 1739 में ये आक्रमण करता है। तब वहां का शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों वहां का शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला वर्सेस नादिर शाह के बीच में एक युद्ध होता, करनाल का युद्ध, बहुत प्रसिद्ध, बहुत बार पूछा गया, करनाल का युद्ध होता। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो करनाल का युद्ध है किन किन के बीच में हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे ये करनाल का युद्ध हुआ था किस किस के बीच में, मोहम्मद शाह रंगीला वर्सेस नादिर शाह। यहाँ पर नादिर शाह जीत जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है, और उसके बाद दोस्तों ये दिल्ली को लूट कर जाता है, वहां से मयूर सिंहासन लेकर जाता है दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे 70-80 करोड़ के दोस्तों जवाहरात लूटकर भी लेके चला जाता है नादिर शाह दोस्तों। दिल्ली पर आक्रमण करता है दोस्तों जब मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ का शासन था। तो ये करनाल का युद्ध ध्यान रखना एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब पंचमहल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 314। हाल में ही चौथी बार नेपाल में प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रकाश मान सिंह, विष्णु पौडेल, रामचंद्र पौडेल या केपी शर्मा ओली। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। करंट अफेयर का क्वेश्चन ही पूछूंगा। अभी गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई बताइए। करंट अफेयर का क्वेश्चन ही मैं आपसे पूछ लेता हूं। गौतम बुद्ध की अभी कौन सी जयंती मनाई, गौतम बुद्ध की जयंती कौन से नंबर की जयंती मनाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे जरूर। तो इसका सही जवाब केपी शर्मा ओली दोस्तों, यहाँ पे शर्मा है, ठीक है, शर्मा है, ठीक है। बताइए हाल में ही चौथी बार नेपाल में प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो आप टिक करेंगे केपी शर्मा ओली दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल लॉक करेंगे आप लोग। अगला और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 315। हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहां पर होगा। प्रयागराज, बीकानेर, इंदौर या पुणे। सभी बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों। हमारा संविधान दोस्तों बीकानेर में, आप लोग ध्यान रखेंगे करनी माता का मंदिर है, देशनो करनी माता, ठीक है, बीकानेर में। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहां पर होगा, तो यूपी के प्रयागराज में दोस्तों, जिसका नाम प्राचीन अभी क्या नाम है, इलाहाबाद दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को टिक किया बिल्कुल सही किया। अब हमारी दोस्तों, अब हमारा होमवर्क का टाइम हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं आपको फटाफट से एक बार होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। आज का होमवर्क दोस्तों आप लोगों को जरूर करना है दोस्तों, होमवर्क डेली बेसिस पर किया करें कंप्लीट, ठीक है। होमवर्क देखो, कल वाले होमवर्क में मैंने आपको ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा था जिसका नाम था बंदरगाह, और आज के होमवर्क में एक टॉपिक रखूंगा दोस्तों उपनाम टॉपिक रहेगा, है ना, उपनाम। हम डेली होमवर्क में एक नया टॉपिक डिस्कस करते हो, ठीक है। तो पहला मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आयरन लेडी किसका उपनाम है। आयरन लेडी किसका उपनाम है, आयरन लेडी। दूसरा, मराठों का शेर किसे कहा जाता है, मराठों का शेर बताइए, मराठों का शेर किसे कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और आप लोग मुझे बताइए दोस्तों, मैसूर का सुल्तान किसे कहा जाता है, मैसूर का सुल्तान। तीन क्वेश्चन ये, ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। ध्यान रखना आज का टॉपिक क्या है दोस्तों, आज का आप सभी को पता है टॉपिक क्या है, उपनाम है, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि आयरन लेडी किस के नाम से कैसे जाना था, मराठों का शेर किसे कहा जाता है, और मैसूर का सुल्तान किसे कहा जाता है दोस्तों। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
ठीक है, इनके आप आंसर कमेंट में जरूर करना। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी, लगता है ये कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी मेहनत आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो एक बार सभी स्टूडेंट दिल से इस क्लास को लाइक कर देंगे। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करेंगे और इस क्लास को शेयर जरूर करें अपने सभी मित्रों तक दोस्तों, उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइए जो दोस्तों एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जीके जीएस में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट तक तो ये क्लास जरूर शेयर किएगा दोस्तों। ठीक है, क्लास डेली दोस्तों 8 PM पर आती है। आप लोगों को डेली 8 PM पर जुड़ना है। डेली 8 PM पर आपके लिए क्लास अपलोड हो जाती है। डेली बेसिस पर आपको ईमानदारी से टेस्ट देना है और आप लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। कमेंट जरूर करें कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आज हमने कवर किए दोस्तों आरपीएफ का मॉडल पेपर 14वां। हमने 14 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए दोस्तों। इससे पहले हमने आरपीएफ की 65 क्लासेस कंप्लीट करी हैं दोस्तों। 65 क्लासेस के अंदर मैंने आपके लिए 1400 क्वेश्चंस कवर कराए हैं दोस्तों, वो भी इंपॉर्टेंट है। 1400 क्वेश्चंस हमने कवर किए, वो भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, जिसने नहीं देखे वो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल हर क्लास की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जिसने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कल हम साथियों इसी टाइम पर फिर मिलेंगे 8 PM पर एक नए मॉडल पेपर के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।